नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं 15 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का हूबहू क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि गोलीय दर्पण को पानी में डुबोने पर उसकी जो फोकस दूरी में क्या परिवर्तन आएगा। गोलीय दर्पण है उसको पानी में डुबो दीजिए या फिर अन्य माध्यम में डुबो दीजिए तो उसके फोकस दूरी में क्या परिवर्तन आएगा। सो फ्रेंड्स, हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है कि वो माध्यम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या करता? माध्यम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? ये अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हम आपको बता दें, अगर ये गोलीय दर्पण का एक शिफ्ट में पूछ दिया तो अगले शिफ्ट में पक्का है कि वो लेंस के बारे में पूछेगा। तो इसलिए हम आपको लेंस के क्वेश्चन को बना दिए हैं कि एक लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी जो फोकस दूरी है उसमें क्या परिवर्तन आएगा। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो लेंस होता है वो क्या होता है कि वो पूरा माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम आपको पहले समझा देते हैं कि किस तरीके से डिपेंड करता है। देखिए, जो अपवर्तनांक होता है, वो अपवर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होता है? स्पीड के, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के या फिर चाल के। उस माध्यम में चाल के, स्पीड ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसका ज़्यादा चाल होगा जिस माध्यम में, उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि हवा की बात करता है तो हवा में जानते हैं कि प्रकाश की चाल यानी कि सबसे ज़्यादा होती है। और अगर पानी में कहें तो हवा की तुलना में कम होता है, यानी कि पानी की जो अपवर्तनांक होगी वो क्या होगी? कम होगी। किससे? हवा की तुलना से। तो इसीलिए तो ये समझ गए। तो अब उसके बाद क्या समझना है कि यही जो है आपका अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। अब देखिए क्या है कि जिसका ज़्यादा चाल उसका ज़्यादा अपवर्तनांक, जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक उसका कम फोकल लेंथ। किसका? उसका कम फोकल लेंथ। तो अब समझ गए। और जिसका कम चाल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक कम, और जिसका अपवर्तनांक कम उसका फोकल लेंथ ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, ये रिलेशन आप याद रखिए, काम देगा आपको। तो इसलिए क्या है कि जब पानी में डुबो देंगे तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है? पानी में प्रकाश की चाल कम होती है, तो अपवर्तनांक भी कम हो जाएगी। जब अपवर्तनांक कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? फोकस लेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी जो फोकस दूरी है उसमें क्या परिवर्तन आएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए, रिएक्शन के बारे में पूछा है, यानी कि रिएक्शन के बारे में पूछा है कि ये कह रहा है कि जो मतलब इसमें आया था कि जो रस्टिंग का रिएक्शन, यानी कि जो रस्ट होता है, मूर्छा जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो उस रस्टिंग का रिएक्शन क्या होगा। देखिए, आयरन होता है, आयरन क्या होता है? आयरन होता है, और आयरन में जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और पानी की उपस्थिति में क्या होता है? रस्टिंग होता है। तो रस्टिंग होता है तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, जब रस्टिंग होती है, रस्टिंग बनने के बाद उसमें फेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड, दो चीज़ होता है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड होता है। तो सो फ्रेंड्स, फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, और आपका ये देखिए वाटर जो हो जाएगा हाइड्रेटेड के रूप में जुड़ जाएगा, तो यानी कि NH2O, यानी NH2O। तो ये फेरिक ऑक्साइड, आप लोग ये याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा ये रिलेशन है और इसमें अक्सर ये पूछता है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि दोनों, यानी कि यहाँ पर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। गोवा की जो राजकीय भाषा वो कौन सी है? तो गोवा की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? तो हम आपको बता देते हैं कि गोवा को जो है, पहले हम बता देते हैं गोवा कब आज़ाद हुआ, उसकी स्थापना कब हुई। तो हम आपको बता देते हैं, जो गोवा है उसकी मुक्ति दिवस मनाए जाते हैं 19 दिसंबर 1961 को, यानी कि इसकी स्थापना हुई। और उस समय क्या हुआ, ये केंद्र शासित प्रदेश बना दमन दीव के साथ। किसके साथ? दमन और दीव के साथ ये केंद्र शासित प्रदेश बना। और गोवा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला वो कब मिला? वो 30 मई को मिला। कब मिला? 30 मई 1987 ईस्वी को मिला। कब मिला? और 30 मई 1987 को। उस समय क्या हुआ
गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सो फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता देते हैं कि गोवा जब पूर्ण राज्य दर्जा मिल गया तो उसको देवनागरी लिपि में कोंकणी को, किसको, कोंकणी भाषा को वहाँ की राजभाषा घोषित कर दी गई। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स, आप समझिए, जो ओजोन परत होती है यानी कि जो समताप मंडल होता है यानी कि स्ट्रेटोस्फियर होती है, उसके निचले भाग में यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक ये स्थित रहता है। क्या रहता है? स्थित रहता है आपका क्या, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। अब उसके निचले भाग में ये आपका ओजोन परत पाई जाती है जो कि अल्ट्रा वायलेट यानी कि जो सन से जितनी भी लाइट आती हैं, डेंजरस लाइट यानी कि हार्मफुल लाइट, उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसकी जो मोटाई होती है वो मौसम और भौगोलिक यानी कि स्थिति के आधार पर क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको और ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो कोलेरू झील है वो किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील है वो किस राज्य में स्थित है, हम आपको बता देते हैं कि ये कोलेरू जो झील है वो एक मीठे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। और फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता देते हैं कि देखिए ये जो है वो छिछली झील है, एक अंडाकार छिछली झील, एक तरीके से छिछली झील है और वर्षा ऋतु में इसका जो क्षेत्रफल है लगभग क्या हो जाता है, 160 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैल जाता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सोडियम मेटल को कहाँ रखा जाता है। सोडियम मेटल जो है कि बहुत ही मतलब कि रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको जो कैरोसिन ऑयल होता है यानी कि मिट्टी का तेल होता है उसमें, यानी जिसे हम घासलेट बोलते हैं, उसमें इसको रखा जाता है जिससे ये कि हवा के कांटेक्ट में ना आए और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, जिससे ये क्या हो जाए कि रिएक्शन ना करे। तो अब क्या होता है, कई बार वैक्स मतलब केरोसिन के स्थान पे वैक्स का भी यूज कर लिया जाता है। और क्या होता है कि देखिए इसको अब हम आपको बता देते हैं कि इसको मतलब कि केरोसिन में क्यों रखा जाता है। वही बताएं कि मतलब कि ये जो एटमॉस्फेयर है उसके कांटेक्ट में ना आए, यानी कि जलवाष्प के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज्वलनशील हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कह रहा है कि सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जो सरहुल है वो छत्तीसगढ़ राज्य की एक लोक नृत्य है। और हम आपको बता दें वहाँ की उराव जो जनजाति है, वहाँ की उराव जनजाति इसको मुख्य रूप से मनाती है। और हम आपको बता देते हैं ये चैत्र मास के पूर्णिमा की रात में मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो जवाहर सुरंग है वो किस राज्य में स्थित है। तो जवाहर सुरंग जो है वो क्या है कि जम्मू कश्मीर राज्य में बनिहाल जो सुरंग है उसी को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है, जो कि NH-44 पर ये बना है। NH-44 बनिहाल और कांजीगुड़ के बीच में यह स्थित है। और इसमें हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ताप्ती नदी है। कह रहा है कि जो ताप्ती नदी है वो उसका उद्गम स्थल का है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान पर है। इसका जो मूल स्थान का नाम है मूल तापी है, जिसका अर्थ होता है कि तापी माता। क्या नाम है? तापी माता। सो फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो हम आपको बता दें 24 सितंबर 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा इसको स्थापित किया गया था। सत्यशोधक का मतलब होता है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि जो शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोग थे उनको मतलब कि जाति प्रथा या फिर शूद्र या अस्पृश्यता से इनको अलग करना, मतलब कि मुक्त करना, यानी कि अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो किस राज्य में रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत की सबसे आबादी बौद्ध धर्म की है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदू इस्लाम के बाद बौद्ध धर्म महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है जो महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है उसका टोटल का 6%, किसका? टोटल का 6% रहती है। 6% टोटल पॉपुलेशन का महाराष्ट्र की। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मांसपेशियों के ऐंठन
जो मांसपेशियों में जो ऐंठन आती है, ऐंठन वो किसकी कमी से होता है, तो जो आती है वो मैग्नीशियम की कमी से आती है। किसकी कमी से? मैग्नीशियम एलिमेंट की कमी से आती है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि कोयला के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कोयला के उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य है। और हम आपको बता दें जो दूसरे नंबर पे आएगा वो आपका झारखंड है, और जबकि जो तीसरे नंबर पे आएगा वो हो जाएगा आपका उड़ीसा, यानी कि तीसरे स्थान पे है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हो चुका है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने किया था। अस्पृश्यता से जाति, मतलब बहुत से जाति जो है अस्पृश्यता का शिकार हो रहे थे, उनको विमुक्त करना, ताप्ती नदी भी हो चुका है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है। तो हम आपको बता दें जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका जो गलनांक है ना वो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही उच्च होता है, यानी कि जिसकी वजह से वो क्या होता है, पिघलता नहीं। सो फ्रेंड्स हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो टंगस्टन होती है उसका जो मतलब कि नाम है वो वोल्फ्राम है, यानी कि W है, वोल्फ्राम है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं इसका जो गलनांक है 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फिलामेंट को चमकने के लिए बस कितना चाहिए आपको, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, यानी कि 3140 डिग्री पर वो क्या हो जाएगा, गलने लगेगा, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अब उसको चमकने के लिए 2700 डिग्री ही चाहिए। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं यही कारण है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं जो वायुमंडल में जो सल्फर, फास्फोरस और बहुत सारी जो गैसें होती हैं, जब वो मतलब कि वर्षा होती है तो वो वर्षा के साथ पानी में, यानी कि जल में जो गैसें होती हैं वो घुल जाती हैं, वो जो पानी होती है वो अम्लीय नेचर का हो जाता है, और जब वो धरातल पर पहुँचती हैं तो वो अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाती है। जो मतलब कि जो शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच स्तर होता है वो 5.5 से लेकर 5.7 के बीच होता है, इसलिए जो अम्लीय वर्षा होती है वो 5.5 से कम होती हैं, 5.5 से कम होती हैं। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।